हेलो स्टूडेंट, बाल विकास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया था, वो पढ़ाने जा रही हूँ। अपना व्यक्तित्व वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको जिसमें व्यक्तित्व के सिद्धांत चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको करेन हार्नी का और हेनरी मर्रे का सिद्धांत पढ़ा दिया था। इसके आगे मैं सिगमंड फ्राइड को पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप लोग अच्छे से देखिए। सिगमंड फ्राइड ये मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट थे और ये कहाँ के थे तो ऑस्ट्रिया वियना के थे। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसमें एक जगह है वियना, वहाँ के थे। 1856 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। जैसा इसका नाम है मनोविश्लेषण, यानी मन का विश्लेषण कर इनने एक विचार प्रस्तुत किया था। तो मन का विश्लेषण करके इन्होंने क्या दिया था, एक बात या एक विचार प्रस्तुत किया था, जिस विचार को या जिस बात को क्या कहा गया, मनोविश्लेषण बात कहा गया। तो इन्होंने बोल दिया था, इन्होंने मन के प्रकार बताए थे कि मन क्या होता है। इनका जो सर्च का, या बोलें कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया, जो विषय था वो अचेतन मन था। इन्होंने अचेतन मन के ऊपर सर्वाधिक अध्ययन किया। और मैं आपको इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। एक यहूदी परिवार से थे, ये यहूदी परिवार के थे और इनके परिवार की ज़्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इनका जो लालन पोषण हुआ है वो एक अनाथ आश्रम में जाके हुआ है। और इनका पढ़ाई में अच्छा मन था और इन्होंने पढ़ाई करके डॉक्टर बने। और ये जो डॉक्टर बने वो पागलों के डॉक्टर थे। तो इन्होंने पागलों के डॉक्टर थे तो इन्होंने एक बार एक पागल से पूछा, तुम पागल क्यों हो? तो उस पागल ने बोल दिया कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। तो इनके मन में ये चीज़ आई कि पागल के अंदर भी ऐसी विचारधाराएं आ सकती हैं, इसके मन से भी ऐसे ऐसे विचार निकल सकते हैं। तो इन्होंने पागलों पर अध्ययन किया और लोगों के ऊपर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का एक सिद्धांत दिया 1856 में। और इन्होंने बताया कि मन जो होते हैं वो, इन्होंने बोल दिया कि ये जो मस्तिष्क जो होता है, जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, ये जो मस्तिष्क होता है ये 3 प्रकार का होता है। 3 बताए, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, मन नाम दे दिया। तीनों को नाम 3 कौन कौन से, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। अचेतन मन इन्होंने बोल दिया ये 90% भाग अचेतन मन का होता है और 10% भाग चेतन मन का होता है। और अर्धचेतन का कोई परसेंटेज नहीं होता है, एक 0% समझ लो। ये कभी इसके साथ जाता है तो कभी इसके साथ जाता है, ये अर्धचेतन मन है। इसमें आप आगे देखें, मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ इसका, देखें। व्यक्तित्व तो इधर देखो, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग है वो अचेतन मन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो चेतन मन है, और बीच में जो एक ब्रिज का काम कर रहा है इसको अर्धचेतन मन कहते हैं। मैंने मन के यहाँ पे 3 प्रकार बता दिए, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। और यहाँ व्यक्तित्व के भाग इन्होंने बताया था, फ्राइड जी ने बताया था कि व्यक्तित्व के 3 अंग होते हैं या 3 प्रकार के भाग होते हैं। एक होता है आपका इड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो, जिसको हिंदी में इद या इदम बोलते हैं, इसको अहम बोलते हैं, इसको परा अहम या आदर्श अहम बोलते हैं। इद जो होता है वो अचेतन मन का भाग होता है, अहम अर्धचेतन मन का भाग होता है, और परा अहम या सुपर ईगो चेतन मन का भाग होता है। अचेतन मन में इन्होंने बोल दिया भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति अचेतन मन में होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचेतन मन में बताई हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि भावना क्या होती है, संवेग क्या होता है और मूल प्रवृत्ति क्या होती है। आगे देखिए, ये अचेतन मन, भावना जिसको इंग्लिश में हम फीलिंग्स बोलते हैं। तो भावना क्या होती है, विचारों का आंतरिक रूप भावना है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी से कि आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे। भावनाएं मीन्स जो प्रकट नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने अंदर जो फीलिंग है वो सामने वाला उस फीलिंग को समझ ले, उसको हम भावना बोलते हैं या फीलिंग्स बोलते हैं। कि आप किसी चीज़ से दुखी हो तो बिना बोले ही सामने जो भी है वो आपकी भावनाओं को समझ ले कि हाँ इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है। तो ये होती है भावनाएं। संवेग
जो भावना है, उन भावना या जो विचार, आंतरिक रूप के जो आपके विचार हैं, वो विचार का प्रकट होना। जैसे आपके अंदर कुछ दुखी भावना है या कुछ दुखद कोई बात है या कोई दुखद घटना है, लेकिन वो पहले आपकी प्रकट नहीं हो रही, तो वो भावना है, और प्रकट हो गई, आप दुखी हो गए या उस घटना को सोच के आप रोने लगे, तो वो क्या हो गया, संवेग हो गया, कि आपका दुख कैसा हो गया, प्रकट हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे, संवेग बोल देंगे। जब तक वो प्रकट नहीं हुआ तब तक वो भावना है, कि आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को, उस बात से, किसी भी एक बात से आप दुखी हो। लेकिन जब आपका दुख प्रकट हो गया, जब आपने उस दुख को प्रकट कर दिया, उसको बोल दिया, या आप के चेहरे से ये पता चल गया कि आपका ये दुख है, ये प्रकट हो गया, या आपके आंसू बहने लगे तो वो प्रकट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। और जब आपका जो विचार था, जो दुख वाला जो विचार था, वो कार्यात्मक रूप ले ले, तो उसको बोलेंगे मूल प्रवृत्ति। जब वो एक क्रियात्मक रूप ले ले, कि उसको मिटाने के लिए, या उस संवेग को ख़त्म करने के लिए, उस संवेग की संतुष्टि के लिए, कि हमने कोई काम कर लिया, तो वो क्या हो गया, आपका मूल प्रवृत्ति हो गई आपकी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब मैं आपको ये जो मैंने आपको अचेतन मन, अर्धचेतन और चेतन मन बताए हैं, इनको मैं विस्तार से बताती हूँ कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ देखें, अचेतन मन, ये अर्धचेतन मन और ये चेतन मन। देखें, अचेतन मन ये जन्म से होता है, जन्मजात होता है अचेतन मन। आप एक चीज़ समझ लें, अचेतन मन जो होता है वो हैप्पीनेस पे काम करता है, बस मज़ा आना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिसमें हमें सुख मिले, एक आनंद मिले, हम वो काम करना चाहें, वो अचेतन मन, ये अचेतन मन की इच्छाएं होती हैं। अर्धचेतन मन क्या करता है, अचेतन मन हो गया। चेतन मन क्या करता है, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। ये नहीं देखता है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो सही होगा वो ये करेगा, जो सही नहीं होगा वो ये नहीं करेगा। और अर्धचेतन मन क्या करेगा, ये दोनों के बीच का एक रास्ता ढूंढने का काम करेगा, अर्धचेतन मन। देखें, अचेतन मन ये जन्मजात होता है। अर्धचेतन मन का जो विकास होता है वो 3 वर्ष में विकास इसका शुरू होता है, और चेतन मन का 5 वर्ष में शुरू होता है। अचेतन मन जन्मजात होता है। जन्मजात आपने देखा होगा, छोटा सा जो बच्चा होता है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, एक नवजात शिशु होता है, वो क्या होता है, उसको अगर भूख लगती है तो तुरंत वो रोने लगता है। उसको तो तुरंत दूध चाहिए, उसको दूध पिला दो, उसको हंसाओ, उसको खिलाओ तो वो एकदम खुश हो जाएगा। तो वो नहीं जानता है और चीज़ें, बस वो अपनी खुशी पे, अपनी हैप्पीनेस पर ही काम करता है, तो वो उसके अंदर अचेतन मन वाला। यहाँ देखें, आनंद व सुख के नियम पर काम करता है। ये किस पर काम करता है, इसके कौन सा नियम या किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आनंद और सुख के नियम पर काम करता है। अचेतन मन ऐसा मन होता है कि इसको कोई मतलब नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये तो ये जानता है कि बस हमें सुख मिलना चाहिए, हमें आनंद मिलना चाहिए। अर्धचेतन मन वास्तविकता के नियम पर काम करता है। अर्धचेतन जो मन होता है ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। जो वास्तविक होता है उसके आधार पर ये चलता है, जो चीज़ वास्तविक होती है उस के आधार पर ही चलेगा। चेतन मन होगा, ये नैतिकता के नियम पर कार्य करता है। नैतिकता, जो नैतिक होगा, जो सही होगा, उसके ही हिसाब से चलेगा, ये गलत के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए अचेतन मन ये आनंद और सुख के नियम पर काम करता है, हैप्पीनेस के नियम पर काम करता है, इसलिए इसको आनंदवादी, सुखवादी या तार्किक मन भी बोलते हैं। ये तर्क वितर्क करने वाला होता है। सुखवादी या आनंदवादी ऐसे भी पूछ सकते हैं। अचेतन मन की जगह आनंदवादी मन आ जाए या सुखवादी मन आ जाए, तार्किक मन आ जाए, तो ये तीनों नाम किसके हैं, अचेतन मन के हैं। आगे देखें, अचेतन मन में कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन का ही भाग क्या है, इद है। मैं आपको आगे इद बताऊँगी। तो ये इद या अचेतन मन, ये क्या होता है, कटु अनुभूतियाँ मीन्स कुछ ऐसी अनुभूति जो बहुत बेकार हैं, वो अपने अंदर रखता है। कुछ दम्भित इच्छाओं को, कुछ दुखद बातों को जिनका कोई मतलब नहीं है, वो उनको भूलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल नहीं पाता है अचेतन मन। तो अचेतन मन दुखद बातों का भंडार है, कटु अनुभूतियों का भंडार है, अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। इसको इच्छाओं की जननी भी बोल सकते हैं अचेतन मन को। इसमें बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ जो आपकी तृप्त नहीं हो पाई। कभी आप सोच रहे हैं कि हमें ये बनना है, लेकिन आप नहीं बन पाए, और भविष्य में वैसी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपकी तुरंत वो इच्छा फिर से प्रकट हो जाएगी कि हाँ यार, ये इच्छा हमारी अतृप्त रह गई थी उस टाइम पे। अब अर्धचेतन की बात करें तो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है ये। कभी ये इसके साथ जाएगा, कभी इसके साथ। या हम बोलें कि इन दोनों को कंट्रोल करने का काम भी यही करता है। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम अर्धचेतन करता है। याद हुई, इसमें क्या होता है, याद हुई बातों को अचानक से भूल जाना। कुछ बातें कभी किसी टाइम पे कुछ बातें ऐसी थी जो बहुत अच्छे से याद थी, और कुछ टाइम बाद वो एकदम से भूल गए, या अटक जाना,
या आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, फिर भी एग्ज़ाम में आप जाके जब वो क्वेश्चन सामने आता है तो आप अचानक से भूल जाते हो, या कोई वस्तु आपने कहीं रख दी है और वो आपके सामने होते हुए भी आपको याद नहीं आ रहा, बिल्कुल आप सब जगह इधर उधर ढूंढ रहे हो, आपका जो दिमाग है वो काम ही नहीं कर रहा, तो वो कहाँ जाती है, वो सारी बातें वो अर्धचेतन मन में जाती हैं। चेतन मन क्या होता है? ये नैतिकवादी होता है और आदर्शवादी मन इसको कहते हैं। नैतिकवादी नैतिकता के आधार पर कार्य करता है, जो सही है वो सही है, ये गलत के साथ कभी नहीं जाएगा, ये सही के साथ ही जाएगा। ये व्यक्ति की जागृत अवस्था है, जब आप बिल्कुल एकदम चेतन अवस्था में होते हैं, एक जागृत अवस्था में होते हैं, जब आप बिल्कुल मेंटली एकदम प्रिपेयर होते हैं, वो उस टाइम की अवस्था चेतन मन कहलाती है। अचेतन मन का ही भाग है इद, अर्धचेतन मन का भाग अचेतन का है इद, अर्धचेतन का है अहम, और चेतन मन का भाग है परम अहम, परम अहम। अचेतन मन ऐसे समझ लो आप कि आप कोई बुक की दुकान पे गए, आपने एक किताब खरीद ली, उसको पैसे मांगने का बिल्कुल याद नहीं रहा, और आप वहाँ से निकल आए, और आप थोड़ा सा निकलते हो और आपको एकदम से लगता है कि आपके अचेतन मन ने बोल दिया कि चलो ठीक है, उसने पैसे मांगे नहीं, चलो मेरे 100-150 रुपये बच गए, चलो चलते हैं, ये पैसे तो इसने मांगे नहीं। आप वहाँ से निकल आए और आप दुकान से निकले और आपको एकदम से लगे उसको याद नहीं आ जाए, फिर बाद में वो मुझे पकड़ ना ले या मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे एक किताब की चोरी में, तो ये आपका जो ये अचेतन मन ने आपको वहाँ पे क्या बोल दिया कि चलो ठीक है, उसको याद नहीं है, हमारे 100 रुपये बच गए, ये 100 रुपये की बुक है, चलो उसको ऐसे ही ले चलते हैं, उसने मांगे नहीं और हम देंगे नहीं। अर्धचेतन जैसे आपके मन में ये चीज़ आई कि ऐसा ना हो वो पीछे से आ जाए और पकड़ ले मुझे और पुलिस के हवाले कर दे और एक मेरी बेइज्जती हो जाए एक 100 रुपये के पीछे, तो ये जो चीज़ें सब मन में आई हैं, ये कौन सा मन होगा? अर्धचेतन मन। और जहाँ आपके मन में ये चीज़ आई है कि चलो ठीक है, इसने पैसे नहीं मांगे, मेरे 100 रुपये बच रहे हैं, तो वो कौन सा मन हो गया? अचेतन मन। जैसे ये अर्धचेतन वाला ध्यान आया और आप तुरंत वापस जाते हो और तुरंत उसकी बुक्स के पैसे देते हो, और आपके मन में आता है कि नहीं, ये तो गलत है, ये पाप है, मुझे इसके पैसे देना चाहिए, और आप लौट के जाके उसके पैसे देते हो कि भैया मुझे याद नहीं रहा, ये आपके 100 रुपये हैं। तो वो आपके जो मन ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो कौन सा मन हो गया? आपका चेतन मन हो गया। तो चेतन मन आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, अर्धचेतन मन बीच का एक पुल बनेगा, और अचेतन मन हमेशा आपको वो करने के लिए कहेगा जो गलत होगा या जो जिसमें आपको मज़ा आएगा, बस वो करने के लिए कहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ़ के टुकड़े से की है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? तो बर्फ़ के टुकड़े से की है। इन्होंने बोला कि जब बर्फ़ का एक टुकड़े को अगर पानी में डालें तो जो पानी के अंदर वाला जो भाग होता है उसको इन्होंने अचेतन मन कहा, और जो बाहर वाला भाग होता है वो चेतन मन है, जो बीच वाला जो भाग होता है वो अर्धचेतन मन है। इन्होंने कहा जो गहराई में पानी में जो डूबा हुआ भाग होता है वो इन्होंने अचेतन मन बोला। अचेतन मन क्या होता है? ऐसी इच्छाएँ होती हैं, दमित इच्छाएँ, काम वासना, काम प्रवृत्ति की इच्छा, प्लस बहुत सारी अतृप्त इच्छाएँ या इच्छाओं की जननी भंडार या गलत अवधारणाएं जो मन में आती हैं, वो अचेतन मन होता है। तो वो कोई भी इंसान हो, वो सारी चीज़ें कहाँ रखता है? उसको छुपा के रखता है, वो चीज़ें किसी के सामने प्रकट नहीं करता है। और चेतन मन एक छोटा सा भाग होता है, 10% ही होता है, जो पानी के ऊपर निकला हुआ है। तो ये चेतन मन इंसान, हर किसी को चेतन मन अपना दिखाना चाहता है। वो क्या करेगा? अपनी अच्छी बातें सामने वाले को बताएगा, या सामने के वो कोई भी हो तो उसके सामने वो कैसा व्यवहार करेगा? बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। वो अपने कौन से मन को दिखाएगा? चेतन मन को दिखाएगा। तो जो ऊपर जो दिखने वाला जो भाग है, जो दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? चेतन मन है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, इन्होंने फ्रायड ने यही बोला कि व्यक्तित्व जो होता है वो इंसान, चेतन मन वाला व्यक्तित्व इंसान किसी को भी या समाज में या किसी को भी चेतन मन वाला व्यक्तित्व अपना दिखाता है, अचेतन मन का व्यक्तित्व नहीं दिखाता। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा जो पानी में डूबा हुआ होता है वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे अचेतन मन में जो उसके अंदर जो गलत आदतें हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। और अर्धचेतन मन एक वास्तविकता के आधार पर काम करता है। जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, जो रियल उस समय को देखकर समय को देखकर ये काम करता है। जैसे कहीं पे पैसा डले हैं, आपने देख लिया कि सामने से कोई आदमी निकल गया, उसके पर्स में से पैसे गिर गए, आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि उसके पर्स में से पैसे गिरे हुए हैं, तो आपका अचेतन मन तुरंत बोलेगा ये पैसे उठाओ, जेब में रखो, चलते बनो। लेकिन
चेतन मन क्या बोलेगा उसी टाइम पे कि नहीं ये गलत है, उसको हम आवाज़ लगाएं कि भैया आपके पैसे गिर गए, आप अपने पैसे ले लो। अर्धचेतन मन क्या करेगा उसी टाइम पे, ये वास्तविकता के आधार पर चलता है। ये क्या काम करेगा, ये पहले तो आसपास देखेगा कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और जब इसने देखा कि कोई नहीं देख रहा तो वो अपने पैसे उठाएगा और तुरंत अपने जेब में रख के और चल देगा। तो ये अर्धचेतन मन का काम इस टाइप का होता है। अचेतन मन बोल देगा कि कुछ भी हो तुम तो उठा लो रख लो। चेतन मन क्या बोलेगा, नहीं ये गलत है, जिसके पैसे हैं उसको वापस करो। तो ये अब जो मैंने पैसे वाला जो एग्जाम्पल दिया कि आपको भैया 100 रुपये या 1000 रुपये मिल गए कहीं पर डले, अब आप जो काम आप करोगे, अगर आपने किसी इंसान को रोक के उसके पैसे वापस किए तो आप चेतन मन वाले एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हो। अगर आपने चारों तरफ देख के आपको कोई नहीं दिख रहा, आपने 1000 रुपये उठाए हो अपनी जेब में डाल दिए, तो आप कैसे इंसान हो कि एक वास्तविकता के आधार पर चलने वाले ठीक एक एवरेज इंसान हो। और अगर आपको पता भी है कि सब लोग देख भी रहे और फिर भी आपने उठा के आपने उठा के पैसे रख लिए, कोई ने बोला भी तो आप वापस भी नहीं कर रहे, और आप बोला वो तो मुझे मिले हैं, तो वो आप किस टाइप के व्यक्तित्व वाले हो गए। ये अचेतन मन की बात है। तो ये आप थोड़े से एक आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हो गए। आगे बढ़ें। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए हैं। इदम जिसको इड बोलते हैं, अहम जिसको ईगो बोलते हैं, परम अहम जिसको सुपर ईगो बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि इदम अचेतन मन का भाग है, अहम अर्धचेतन मन का भाग है, परम अहम ये चेतन मन का भाग है। ये याद रखना है, ये चेतन का है, ये अर्धचेतन का है और ये अचेतन का है, ये अचेतन का भाग है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व जितने भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व के 3 अंग होते हैं मेन, एक इदम, अहम और परम अहम। ये 3 अंग से ही व्यक्तित्व सामने आता है। तो इन्होंने बताया इदम जो होता है ये जन्मजात होता है, ऐसे मैंने अचेतन मन में बताया था, उसी का ही भाग है। अहम जो होता है वो अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होता है, इसको हम अर्जित करते हैं। परम अहम भी अर्जित किया हुआ होता है। तो आप जिस माहौल में रहते हो, जैसे आपको संस्कार दिए जाते हैं, उसी हिसाब से आप इसका अर्जन होता है। आप बहुत अच्छी फैमिली के हो, आप ऋषि मुनियों के बीच में रह रहे, आप संत महात्माओं के बीच में रह रहे, तो आपका जो ये वाला जो परम अहम वाला जो चेतन मन वाला जो भाग है ये अधिक विकसित हो जाएगा। और आप कुछ ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रह रहे हो, आपको आपराधिक प्रवृत्ति वाला एक आपराधिक माहौल मिल रहा, तो आपका इदम वाला जो मन है वो अधिक विकसित होगा। और आप और एवरेज के बीच में रह रहे कि आप इनके भी बीच में हो और इनके भी बीच में हो, तो आपका जो विकास होगा वो अहम का होगा। कभी आप इधर होगे, कभी आप इधर होगे, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम भी करोगे, तो ये आपके परम अहम में होगा। इसलिए ये अर्जित, इसलिए यहाँ पे लिखा है ये अर्जित होता है। इदम ये जन्मजात होता है, इसको अर्जित करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इदम में देखें ये इच्छाओं की जननी है। इदम क्या होता है, इच्छाओं की जननी है। यहाँ पे इतनी इच्छाएं होती हैं कि आप एक इच्छा की पूर्ति करोगे तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी। आप अभी पढ़ रहे हो, आपकी जॉब लगेगी, अभी आपकी इच्छा है कि जॉब लगे, जॉब लगने के बाद आप सोचोगे कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, तो आप सोचोगे बहुत अच्छा बंगला बंगला होगा, फिर आप सोचोगे कि मैं विदेश यात्रा करूं। तो ये इच्छाओं की जननी है, इसके कभी कंप्लीट ही नहीं होंगी, इसमें इतनी इच्छाएं। ये आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है, मैंने अभी बताया था, ये हैप्पीनेस के सिद्धांत पर काम करता है। बस इसको सुख मिलना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए, काम कुछ भी हो, गलत हो या सही हो। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में इदम अधिक विकसित होता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका इदम जो होता है वो बहुत अधिक विकसित होता है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते अच्छा बुरा, वो उनका इदम अधिक विकसित होता है और अपने सुख के लिए ही जीते हैं। चाहे वो किसी का मर्डर भी कर दें अपने सुख के लिए, चोरी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने सुख के लिए। दमित इच्छाओं एवं यौन ऊर्जा का भंडार होता है। बहुत सारी दमित इच्छाएँ भरी हुई होती हैं अचेतन मन में, जो पूरी नहीं हो पाई, अतृप्त इच्छाएँ जो है उनका भंडार गृह होता है, यौन ऊर्जा का भंडार गृह होता है। अनैतिक, असामाजिक, अमर्यादित है। इदम जो है वो अनैतिक है, नैतिकता नहीं जानता, असामाजिक है, समाज को ये कुछ नहीं देखता है, जो बस अपने आनंद पे, अपने हैप्पीनेस पे काम। अमर्यादित है, मर्यादा कुछ भी नहीं देखेगा, इसको जो सही लगेगा या जिस काम को करने में इसको अच्छा लगेगा ये वही काम करने वाला होगा। आगे देखें, इसके बारे में मैं भी पूरा बता देती हूँ। बचपन में इदम ज़्यादा
विकसित होता है। बचपन वाली जो अवस्था होती है उस टाइम पे इदम ज़्यादा विकसित होता है। जैसे शिशु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने इदम पर काम करते हैं, उन्हें नहीं पता है अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है, बस वो उनको भूख लगेगी तो वो रोएंगे, उनको अगर कोई उनको नहीं दिखेगा तो वो रोएंगे, वो अपनी खुशी के लिए ही बस हंस के रो के दिखा देते हैं और अपनी जो भी उसकी इच्छाएं होंगी वो अपनी पूरी करवा लेंगे। अहम क्या होता है, इड व सुपर ईगो दोनों पर नियंत्रण करने का काम करता है। ये इड पर भी नियंत्रण करता है और अहम पर भी, परम अहम पर भी नियंत्रण करता है। ये पूर्णतः इसको भी नहीं मानता, पूर्णतः इसको भी नहीं मानता। इन दोनों को नियंत्रित करके, इन दोनों को कंट्रोल करके ये कोई तीसरा रास्ता खोज लेता है और तीसरे रास्ते के हिसाब से चला जाता है कि ये भी शांत हो जाए एकदम और सुपर ईगो इड भी शांत हो जाए और सुपर ईगो भी। ये सामाजिक होता है, ये समाज को देख के चलता है, ये मानवता का प्रतीक होता है। ये अगर बोलें तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप का होता है, ये मानवता का प्रतीक होता है। ये युवा अवस्था में सर्वाधिक विकसित होता है। युवा अवस्था में जो युवा होते हैं उनके अंदर ये वाला बहुत ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि वो कभी सुपर ईगो के साथ जाते हैं और कभी वो इड के साथ जाते हैं, कभी वो चेतन मन में पहुंच जाते हैं और कभी अचेतन मन में पहुंच जाते हैं। आगे देखें, ये वास्तविक सिद्धांत पर काम करता है, जो वास्तविक है, जो रियल है, जो अभी चल रहा करंट में, उस पर काम करता है। ये तालमेल बैठाता है। ये इन दोनों, अगर ये बिल्कुल अलग एक राक्षस प्रवृत्ति का और ये एक देव प्रवृत्ति का है, ये बिल्कुल देव प्रवृत्ति का और ये एकदम राक्षस प्रवृत्ति का, ये दोनों में खिंचाव हो रहा, तो ये वाला जो होगा ये क्या करेगा, इन दोनों में तालमेल बैठाएगा, इन दोनों में एडजस्ट करने का काम करेगा। ये लिखा है समायोजन करता है और ये व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है, या हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है। जैसे एक मित्र होता है तो अपने वो मित्र को बचाने का कार्य करता है, ऐसे ये जो अर्धचेतन मन जो होता है, या हम बोलें कि अहम जो होता है अर्धचेतन मन का ही भाग है, तो ये अहम क्या करता है, अपने व्यक्ति को बचाने का काम करता है। आगे देखें, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सुपर ईगो, ये भी अर्जित होता है, शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करता है। ये शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रित करता है। आपका मन हो रहा है भैया रसगुल्ले खाना है, लेकिन ये क्या करेगा, नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, तो ये उसको बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। आपका मन हो रहा है लेकिन आप फिर भी नहीं खा पा रहे। मानसिक शक्ति इसकी कैसी होती है, प्रबल होती है। नैतिक मूल्यों का भंडार होता है, ये नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसमें जो सही होता है वो सही होता है, मॉरलिटी पर आधारित होता है। बच्चों में समाजीकरण की भूमिका निभाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें समाजीकरण, समाज के प्रति अच्छी भावना होना, मदद की भावना होना, दया प्रेम स्नेह की भावना होना, ये सब हमें यही चेतन मन का जो भाग है परम अहम वो ही सिखाता है। तो समाजीकरण की भूमिका निभाता है। आदर्शों का भंडार है, देवत्व का प्रतीक है। वृद्धावस्था में ये सर्वाधिक होता है। ये बचपन में सबसे ज़्यादा होता है, ये युवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है और ये वृद्धावस्था में। जैसे इंसान थोड़ा वृद्ध होता जाता है तो वो नैतिक मूल्यों को मानने लगता है, आदर्शों को मानने लगता है, भगवान में विश्वास होने लगता है, गलत काम कोई उसके बहुत कम हो जाते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर उसमें रुझान हो जाता है, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो आपको इड, ईगो, सुपर ईगो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे देखें, सिगमंड फ्रायड ने 2 ग्रंथियों के बारे में बताया, एक तो ऑडिपस, दूसरी इलेक्ट्रा। ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि किस में होती है, तो ये बॉयज़ में होती है, लड़कों में होती है। और ऑडिपस ग्रंथि के कारण ही लड़के माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ की ओर उनका आकर्षण ज़्यादा होता है लड़कों का। एक क्वेश्चन आता है कि लड़कों में माँ से ज़्यादा प्यार किस ग्रंथि के कारण होता है, तो ऑडिपस ग्रंथि के कारण होता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में होती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, जिसके कारण ही लड़कियां पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं या पिता की ओर उनका आकर्षण ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही। ऑडिपस बॉयज़ में होती है, इलेक्ट्रा गर्ल्स में होती है। और ऑडिपस से ही जो बॉयज़ होते हैं वो माँ की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स के कारण ही जो गर्ल्स होती हैं वो पिता की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अगला देखें, नर्सिसिज्म या स्वमोह, ये शब्द दिया है सिगमंड फ्रायड ने। इस शब्द का मतलब है बालक स्वयं से प्रेम करने वाले होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने में ही मस्त रहते हैं। नर्सिज्म शब्द का मतलब इन्होंने बोल दिया कि स्वयं से मोह करने वाला, स्वयं अपने आप को ही बार बार देखना, अपने आप से ही प्रेम करना, अपने आप में ही खोए रहना, इसको इन्होंने नर्सिज्म शब्द दिया है। आगे देखें,
फ्रायड जी ने मूल प्रवृत्ति, 2 मूल प्रवृत्ति बताई हुई हैं, एक तो जिजीविषा और एक मुमूर्षा। जिजीविषा को इन्होंने बोल दिया कि जीवन की मूल प्रवृत्ति है और मुमूर्षुआ को इन्होंने बोल दिया ये मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है। जिजीविषा निर्माण रूपी कार्य से संबंधित है और मुमूर्षा विनाश से संबंधित है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 2 बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो एक बच्चा मिट्टी से घर बना रहा है और दूसरा बच्चा आया, तो वो जो घर बना रहा है उसके अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति है? जिजीविषा, और निर्माण का कार्य कर दो। दूसरा बच्चा आया, उसने उसके घर को मिटा दिया, पूरा ख़त्म कर दिया, तो उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति है? मुमूर्षा, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति है, वो विनाश से संबंधित होती है। सिगमंड फ्रायड ने एक शब्द और दिया है, लिबिडो। इस शब्द का मतलब है, फ्रायड के अनुसार शिशु में जन्म से ही प्रेम, स्नेह एवं काम भावना विद्यमान होती है, जिसे लिबिडो नाम दिया। जैसे फ्रायड ने लिबिडो नाम दिया है। ये मैंने आपको पूरा सिगमंड फ्रायड बता दिया है, पढ़ा दिया है। इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।